गाइस लास्ट 20-30 इयर्स में ब्रोकरेज इंडस्ट्री में काफ़ी मैसिव चेंजेस आए हैं। जो ब्रोकरेज इंडस्ट्री हाई कमीशंस पे काम करती थी वो आज एक टेक्नोलॉजी लेड फाइनेंशियल सुपरमार्केट बन गई है और मल्टीपल सेगमेंट्स के अंदर वर्क कर रही है। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका रिसेंटली आईपीओ आया है और तब से वो बहुत ही फास्ट रेट पर मार्केट शेयर गेन कर रही है। कंपनी का नाम है ग्रो और इस क्वार्टर के अंदर दैट इज Q1 FY27 के अंदर कंपनी ने अपने रेवेन्यूज को 66% से ग्रो किया है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस अब सबसे पहले ब्रोकरेज इंडस्ट्री के एवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि होता क्या था ना, अर्ली 90s के अंदर ना स्टॉक्स में ट्रेड करना बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस रहता था। मतलब या तो आप कॉल करके ब्रोकर को बोलते थे कि आपको ये शेयर बाय करना है, या फिर आपको ब्रोकर के ऑफिस में ही जाना पड़ता था जिससे आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सको। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे शेयर जो होते थे ना वो फिजिकल फॉर्म में रहते थे और सेटलमेंट में कई हफ्ते तक लग जाते थे। तो इसलिए ब्रोकरेज जो थी ना वो काफी ज्यादा रहती थी। मतलब ऑन एन एवरेज जितनी भी आपकी ट्रेडिंग की वैल्यू होगी उसका 0.5 से 2% तक ये लोग चार्ज करते थे एज अ ब्रोकर, और इसके साथ ही और भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। कहने का मतलब ये हो गया कि ब्रोकर जो थे ना देवर अर्लियर फुल सर्विस ब्रोकर्स। अब फुल सर्विस ब्रोकर का मतलब ये होता है कि वो आपको एडवाइस करते थे कि आपको कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, उसके लिए आपको रिसर्च भी करके देते थे और साथ में आपका ट्रेड भी एग्जीक्यूट करते थे। तो बेसिकली ये सारी सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते थे, इसलिए दे यूज्ड टू चार्ज वेरी हाई रेट्स एज वेल। फिर अर्ली 2000s के अंदर डीमैट और ऑनलाइन ट्रेडिंग जो थे ना वो काफी पॉपुलर होने लग गए थे और अब जो कस्टमर्स थे ना वो डायरेक्टली ऑनलाइन ट्रेड करने लग गए थे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी ब्रोकरेज कॉस्ट जो थी ना वो काफी हाई थी, लेकिन ओवर द नेक्स्ट 1 डेकेड ये धीरे धीरे कॉस्ट कम होने लग गई थी क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया था। क्योंकि पहले क्या होता था ना, शेयर्स जो थे ना वो फिजिकल फॉर्म में रहते थे और सेटलमेंट में भी काफी टाइम लगता था, लेकिन ऑनलाइन ट्रेडिंग के आने की वजह से ये धीरे धीरे टाइम जो था ना वो काफी कम हो गया। अब टाइम कम लगने लगा तो धीरे धीरे ब्रोकर जो थे ना उन्हें अपनी ब्रोकरेज कॉस्ट को कम करना पड़ा, क्योंकि कंपटीशन एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू कंपटीशन काफी बढ़ने लग गया था। फिर अर्ली 2010s के अंदर ब्रोकरेज इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया, दैट वाज डिस्काउंट ब्रोकिंग। देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पहले के टाइम पे क्या चलता था, फुल सर्विस ब्रोकर्स। मतलब वो लोग क्या करते थे, ट्रेड को भी एग्जीक्यूट करते थे, आपको रिसर्च भी देते थे, आपकी एडवाइजरी भी करते थे और इसकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा चार्ज भी करते थे। मतलब ब्रोकरेज यूज्ड टू बी वेरी वेरी हाई। लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिनको ये रियलाइज़ हो गया कि जितने भी क्लाइंट्स हैं और जितने भी ट्रेडर्स हैं ना उनको बेसिकली रिसर्च नहीं चाहिए और उनको बहुत सारी सर्विसेज नहीं चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, उन सर्विसेज को कट डाउन कर दिया। उन्होंने क्या किया, ब्रोकरेज कॉस्ट को काफी कम कर दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फुल सर्विस ब्रोकर्स जो थे ना वो 0.5 से 2% चार्ज करते थे ऑन द ट्रेड वैल्यू, लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर्स ने क्या किया कि आप जितना भी बड़ा ट्रेड कर लो, अगर आप एक ट्रेड करोगे तो हम उसके ऊपर 20 रुपीज पर ऑर्डर चार्ज करेंगे। अब ट्रेड की वैल्यू पे डिपेंड करता ही नहीं था, अब सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है ना ये लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और अगर आप इक्विटीज के अंदर डिलीवरी ले रहे हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी ब्रोकरेज हो जाएगी 0। तो बेसिकली ये सारी चीजें इन्होंने ऑफर करनी स्टार्ट कर दी, लेकिन साथ में इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिसर्च भी देना बंद कर दिया, इन्होंने डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी देना बंद कर दिया जो फुल सर्विस ब्रोकर्स प्रोवाइड किया करते थे, जिससे आपको एक डिस्टिंग्विश सर्विसेज मिल सके। इस पर्टिकुलर रेवोल्यूशन के बाद ब्रोकरेज कॉस्ट जो थी ना वो टोटली कोलैप्स कर गई और इन्वेस्टर्स का बिहेवियर टोटली चेंज हो चुका था। फिर कोविड के टाइम पर दैट इज अर्ली 2020s के अंदर ब्रोकरेज इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही मैसिव चेंज आया। अब ये इंडस्ट्री जो थी ना वो एक प्लेटफॉर्म बिजनेस बन गई थी। मतलब जितनी भी कंपनीज है ना उन्होंने ये सोचा कि अब हम ब्रोकरेज तो काफ़ी कम चार्ज कर रहे हैं, तो हमें काम करते हैं, हमें मल्टीपल सेगमेंट्स के अंदर एंटर करना पड़ेगा। मतलब हम एक फाइनेंशियल सुपरमार्केट बन जाते हैं जहां पर इनको बहुत सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन सेट कर दिया, साथ में लोन अगेंस्ट शेयर्स देने शुरू किए, मार्जिनल ट्रेडिंग फैसिलिटी देनी स्टार्ट कर दी, इन्होंने आईपीओस को भी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, इन्होंने बॉन्ड प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए, इन्होंने साथ में ईटीएफ्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए। तो करते करते इन्होंने क्या किया, बहुत सारे बिजनेस वर्टिकल्स के अंदर आ गए, इतना कि ब्रोकरेज से जो कमीशंस आ रही थी ना वो बहुत ही छोटा पार्ट बन गया इनके ओवरऑल रेवेन्यूज का। अब गाइस ग्रो के मेजर बिजनेस सेगमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। पहला सेगमेंट जो है ना दैट इज इक्विटी डेरिवेटिव्स व्हिच कंट्रीब्यूट्स अराउंड 52% टू इट्स ओवरऑल रेवेन्यूज। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इंडिया के अंदर जो मेजर रेवेन्यूज जो आते हैं ना ब्रोकरेज इंडस्ट्री को, वो एफएनओ ट्रेडिंग के थ्रू ही आते हैं, मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अब ये समझो कि इस मार्केट में जो ओवरऑल ट्रांजैक्शंस होती है ना पर डे दैट इज अराउंड 5 लाख करोड़। तो आप ये समझ लो कि इसके साथ साथ इनको ब्रोकरेज मिलती है इन ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट कराने के लिए, और ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। एंड एज आई हैव टोल्ड यू 52% ऑफ इट्स रेवेन्यूज कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है ना दैट इज स्टॉक मार्केट के अंदर कैश ट्रेडिंग,
और ये कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 16.4%। तो अब ये समझ लो कि जितनी भी हम कैश के अंदर ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जब हम कोई भी इक्विटी शेयर को खरीदते हैं तो उसके ऊपर हमें ब्रोकरेज पे करना पड़ता है, और ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 16.4% कंट्रीब्यूट करता है टू द कंपनीज ओवरऑल रेवेन्यूज। फिर आता है कमोडिटी डेरिवेटिव्स, और ये कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 4.5% टू द कंपनीज ओवरऑल रेवेन्यूज। आपको ये समझने वाली बात है कि जो कंपनी का जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स जो सेगमेंट है, ये अराउंड 28% मार्केट को कैप्चर कर चुका है। मतलब जो ग्रो का जो मार्केट शेयर है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर, दैट हैज बिकम 28% ऑफ द एंटायर मार्केट, और ये इसने बहुत ही फास्ट अचीव किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है मार्जिनल ट्रेडिंग फैसिलिटी, which contributes around 8% to the company's overall revenues। अब मार्जिनल ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या होता है, एक बार उसको समझ लेते हैं। नाउ लेट्स सपोज आप एक इन्वेस्टर हो जिसे 1 लाख रुपए के शेयर खरीदने हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ 25,000 रुपीज़ ही हैं। तो आप क्या करोगे, 25,000 रुपीज़ के शेयर्स तो खरीद लोगे और साथ में आप ग्रो को बोलोगे कि 75,000 का मुझको लोन दे दो। फिर ये लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब ऑन एन एवरेज जो ये यील्ड चार्ज कर रहे हैं ना, दैट इज अराउंड 14.95%। तो बेसिकली ये इनकी इंटरेस्ट इनकम बन जाती है। अब नेक्स्ट सेगमेंट है कंपनी का लोन अगेंस्ट शेयर्स, जो कि 5.5% कंट्रीब्यूट करता है टू द कंपनीज ओवरऑल रेवेन्यूज। अब लोन अगेंस्ट शेयर्स क्या है, नाउ लेट सपोज कि आपका ना 5 लाख रुपीस का पोर्टफोलियो है और आप इस कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट करते हो। अब आप क्या बोलोगे इन्हें कि देखो मेरे पास 5 लाख रुपए के शेयर्स पड़े हुए हैं और मुझे इनके ऊपर लोन चाहिए। तो ये कंपनी क्या करेगी, जितना भी आपका पोर्टफोलियो है, जैसे इस केस के अंदर 5 लाख रुपीस, तो उसका आपको 50% जो है ना वो आपको लोन प्रोवाइड कर देगी। मतलब लोन टू वैल्यू जो है ना दैट इज गोइंग टू बी 50%। तो आपको 2.5 लाख रुपए का आपको लोन मिल जाएगा। अब इसके ऊपर ये लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और इसका जो इंटरेस्ट होता है बेसिकली वो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी से थोड़ा कम रहता है, क्योंकि लोन अगेंस्ट शेयर्स के अंदर कोलैटरल भी रखवाया जाता है। लेकिन अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी की बात करो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्योंकि लेवरेज दी जाती है, मतलब आपने तो 25,000 रुपीज खर्च किए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, 75,000 का आपको लोन दिया हुआ है, तो इसके अंदर उनका रिस्क ज्यादा रहता है, एंड दैट इज वाई दे चार्ज यू मोर। तो इसका मतलब ये कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के अंदर कंपनी की जो यील्ड होती है दैट इज मच हायर देन लोन अगेंस्ट शेयर्स। अब गाइस हमें कंपनी का बेसिक बिजनेस मॉडल तो समझ आ गया। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ बढ़ते हैं। Q1 FY27 के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ जो रहा दैट वाज अराउंड 66%। मतलब आप ये समझ लो कि लास्ट 1 क्वार्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक टर्मोइल रहे, क्योंकि मिडिल ईस्ट की भी क्राइसिस रही, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ गए। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टॉक मार्केट जो थी ना वो काफ़ी डाउन रही। डिस्पाइट दैट, डिस्पाइट ऑल दोज चैलेंजेस, आप ये समझो इस कंपनी ने फिर भी 66% का ग्रोथ रेट दिखाया है, विच इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल। अब गाइस ग्रो जो है ना वो कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर को गेन कर रहा है, चाहे वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्विटी डेरिवेटिव्स हो, कमोडिटी डेरिवेटिव्स हो, या फिर मार्जिनल ट्रेडिंग फैसिलिटी हो, इन सब के अंदर बहुत ही फास्ट ग्रोथ कर रहा है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो गाइस एसआईपी के अंदर जो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ रेट आ रही है ना दैट इज अराउंड 16%, लेकिन ग्रो की जो ग्रोथ रही है एसआईपीज के अंदर दैट वाज 32%। मतलब वो इंडस्ट्री से डबल रेट पर ग्रो कर रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम। फिर अगर कमोडिटी डेरिवेटिव्स की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 28% पे आ चुका है। अगर मैं बात करूं मार्जिनल ट्रेडिंग फैसिलिटी की, तो लास्ट ईयर कंपनी का जो मार्केट शेयर था दैट वाज 1%, लेकिन इस साल ये मार्केट शेयर इंक्रीज होकर हो चुका है 2.5 से 3% के बीच में। दैट मीन्स ये लोग बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहे हैं। और आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि मार्जिनल ट्रेडिंग फैसिलिटी जो है ना ये इनका काफ़ी हाई यील्डिंग प्रोडक्ट है और इसके अंदर इनको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है। इसके साथ साथ ग्रो ने अपना एसेट मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है। मतलब आप ये समझ लो कि ग्रो का जो AUM जो है एसेट मैनेजमेंट के अंदर वो इस साल 140% के कैगर पे ग्रो किया है। अब गाइस एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको समझनी पड़ेगी कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अराउंड 66% से ग्रो किया, लेकिन कंपनी का जो पैट मार्जिन जो है वो अराउंड 94% का इंक्रीज रहा वाई ऑन वाई। अब ऐसा होता क्यों है, देखो इसको बेसिकली हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। जब रेवेन्यूज जो है ना वो कम रेट से बढ़ते हैं लेकिन आपके प्रॉफिट जो है वो फास्ट रेट पर इंक्रीज करते हैं, ये तभी हो पाता है जब आपके पास कॉस्ट पे कंट्रोल रहता है। कहने का मतलब ये कि ये जो कंपनी है ना अब एक प्लेटफॉर्म बिजनेस बन चुकी है। इन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी के ऊपर स्पेंड कर दिया है। अब होगा क्या, इंक्रीमेंटली अगर कोई भी नया कस्टमर आता है जो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड करता है या फिर उनका कोई और प्रोडक्ट खरीदता है, तो उनकी जो मार्जिनल कॉस्ट जो है ना वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती जितना उनके रेवेन्यूज बढ़ जाते हैं। तो इससे होगा क्या, रेवेन्यू जितने बढ़ेंगे प्रॉफिट उससे ज़्यादा स्पीड में बढ़ते हैं। और ये चीज़ और किस तरीके से हेल्प की जा रही है, क्योंकि कंपनी जो है ना वो बहुत ही फास्ट AI की एडॉप्शन करती जा रही है। देखो सिंपल सी बात समझो, मैंने आपको ये भी बोला था कि कंपनी जो है वो ज़्यादातर डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर्स नहीं रखती, क्योंकि कंपनी है डिस्काउंट ब्रोकिंग के अंदर। साथ में ये लोग क्या करते हैं,
एआई का भी प्रॉपरली यूज करते हैं। मतलब जितने भी क्लाइंट्स हैं, अगर उनके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो एआई की सपोर्ट के थ्रू वो उनके सारे आंसर्स कर देते हैं। ऑल्दो दे हैव सम रिलेशनशिप मैनेजर्स, लेकिन वो किसी के लिए डेडिकेटेड नहीं है, फिर भी वो उनको हेल्प कर देते हैं। अगर कोई भी कस्टमर केयर पे कॉल करेगा तो दे विल बी एबल टू हेल्प देम आउट। अब इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को बहुत ही मैसिव ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने वाली है गोइंग फॉरवर्ड। इससे आपको ये समझ आना चाहिए कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है गोइंग फॉरवर्ड बहुत ही फास्ट बढ़ने वाली है। और एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर्स का रिटर्न जो है वो तो पैट के ऊपर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना पैट बढ़ेगा उतना कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा, जितना ईपीएस बढ़ेगा उतनी ही कंपनी के शेयर वैल्यू बढ़ने वाली है गोइंग फॉरवर्ड। तो गाइस वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडिया के अंदर जो एसआईपी का बूम है वो तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, और गोइंग फॉरवर्ड ओवर द नेक्स्ट 2 डेकेड्स ये बहुत ही फास्ट रेट पर ग्रो करने वाली है। और जितना ये इंक्रीज करता जाएगा उतना इनका ये बिजनेस सेगमेंट्स जो है ना वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। एंड इंडिया इज गोइंग टू बी द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा इन कंपनीज के रेवेन्यूज के ऊपर भी। तो गाइस हमें ये तो समझ आ गया कि कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स बहुत अच्छे रेट पर ग्रो कर सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है, द कंपनी नीड्स टू बी ट्रैक। अब गाइस एक चीज समझ लो कि मैनेजमेंट जिस तरीके से बोल रही है कि गोइंग फॉरवर्ड वो जिस रेट पे अपने रेवेन्यूज को ग्रो कर पाएंगे, अगर वो उसको अचीव कर लेते हैं तो दिस स्टॉक कैन बी अ पोटेंशियल मल्टीबैगर। लेकिन इसको ट्रैक करना बहुत जरूरी रहेगा। और इसको ट्रैक कैसे करते हैं, दैट इज एक्जैक्टली व्हाट वी टीच इन आवर इक्विटी रिसर्च बूट कैंप, जहां हम आपको ये बताते हैं कि आपको कौन कौन से पैरामीटर्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज के यूज करने पड़ते हैं और उनको चेक करना पड़ता है। अगर वो पैरामीटर्स ठीक से परफॉर्म कर रहे हैं दैट मींस द कंपनी कैन कीप डूइंग वेल। ये सारी चीजें हम बहुत ही डिटेल में अपने इक्विटी रिसर्च बूट कैंप के अंदर करवाते हैं। तो अगर आपको इसके अंदर इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप चेकआउट कर सकते हो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।